गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चलेगा अपना पार्ट सेकंड। पिछले पार्ट में आपने वातावरण के दो मंडल पढ़ लिए थे। पहला तो पढ़ा था आपने क्षोभ मंडल और दूसरा पढ़ा था समताप मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल क्या है? यह लगभग 16 से 18 किलोमीटर है और जो समताप मंडल है वो 18 से 50 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अंदर आंधी, तूफान, धूल के कण, बादल आदि पाए जाते हैं, जबकि समताप मंडल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और यहाँ का जो वातावरण है एकदम शांत होता है और शांत वातावरण के कारण यहाँ पर क्या है, आसानी से वायुयान उड़ लेते हैं। तो वायुयानों के लिए अनुकूलन परत कौन सी हो गई? समताप हो गई। ठीक है, आज चलेगा अपना मध्यमंडल। तीसरा पॉइंट आता है मध्यमंडल का मेसोस्फीयर। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है 16 से 18 किलोमीटर, 18 से 50 किलोमीटर। ठीक है, और अब क्या है 50 से 80 किलोमीटर। क्या है 50 से 80 किलोमीटर कौन है? मध्यमंडल है। ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाएगा? मध्यमंडल कहलाएगा। और इस मंडल को हम क्या कहते हैं? ओजोन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन मंडल, O3। ठीक है, क्या कहते हैं? ओजोन मंडल कहते हैं। और जो यह ओजोन है यह सजीवों के लिए बहुत लाभदायक है। क्यों? क्योंकि यह सूर्य से आने वाली जो पहरा बैंगनी किरणें हैं उन्हें क्या कर लेती है? सोख लेती है और हमारी क्या करती है? सुरक्षा करती है। अगर यह किरणें, जो पहरा बैंगनी किरणें हैं, ओजोन के द्वारा नहीं सोखी जाती तो यह हमारे शरीर में चर्म रोग, कैंसर आदि रोग क्या कर देती? उत्पन्न कर देती। ठीक है, कौन सी किरणें? पहरा बैंगनी किरणें। किसके द्वारा ये अवशोषित हो जाती हैं? ओजोन के द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन चौथे पॉइंट की, आयन मंडल। क्या है? आयन मंडल। आयन मंडल, अब जो ओजोन मंडल है इसके ऊपर का भाग क्या कहलाएगा? आयन मंडल कहलाएगा। और जो आयन मंडल है वो 80 से 400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जो ये आयन मंडल है इसमें क्या है? विद्युत आवेश है। क्या है? विद्युत आवेश पाया जाता है। और विद्युत आवेश आपको पता ही है, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, और अब आपको पता है जहाँ धन और ऋणावेश है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? संचार होता है। क्या होता है? संचार होता है। अर्थात हमारे जो टेलीफोन हैं हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हम टीवी चलाते हैं और खबरें सुनते हैं, हम रेडियो चलाते हैं, उनका प्रसारण सुनते हैं। ठीक है, तो ऐसा किसके कारण संभव हुआ है? इस आयन मंडल के कारण ही क्या हुआ है? संभव हुआ है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इनमें क्या है? विद्युत आवेश है और अंतरिक्ष से कोई भी उल्का पिंड नीचे गिरता है तो इस विद्युत आवेश क्षेत्र में आने पर और घर्षण से क्या हो जाती है? इस उल्का पिंड में आग लग जाती है। क्या लग जाती है? आग लग जाती है और पृथ्वी तक आते आते यह उल्का पिंड क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, और इसलिए यह क्या करती है? पृथ्वी की उल्का पिंडों से सुरक्षा भी करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो ये क्या है? आपका आयन मंडल है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ओजोन मंडल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी क्षेत्र से कहाँ है? 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्षेत्र में आवेशित कण क्या है? धनावेश और ऋणावेश पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं।
और इसी कारण इस क्षेत्र से क्या है, दूर संचार संभव हो पाया है। ठीक है, इन आयनों के कारण ही क्या हो पाया है, दूर संचार संभव हो पाया है। ठीक है, अब बात करते हैं आयन मंडल में अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्काओं से क्या करती है, पृथ्वी की रक्षा भी करती है। पता लग गया कैसे रक्षा करती है। कोई भी उल्का पिंड आएगा और अगर इस क्षेत्र में आएगा तो इसमें क्या है, विद्युत आवेश है, आयन है, जो उससे क्या होंगे, उल्का पिंड की सतह से घर्षण करेंगे, जिससे क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी उस उल्का पिंड में और वो पृथ्वी तक आते आते क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और आयन मंडल सूर्य से अधिक ताप को अवशोषित करता है। सबसे अधिक सूर्य के तापमान का अवशोषण किसके द्वारा होता है, आयन मंडल के द्वारा होता है। और यहाँ जो आयन मंडल है इसका तापमान लगभग कितना है, 2000 डिग्री सेल्सियस तक है। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें मंडल की, बहिर्मंडल या बाह्य मंडल या एग्जॉस्फीयर। क्या है, एग्जॉस्फीयर। यह वायुमंडल की सबसे क्या है, ऊपरी सतह है, जो कितने किलोमीटर तक फैली है, 400 से 1600 किलोमीटर तक फैली है। कितने किलोमीटर तक फैली है, 400 से 1600 तक फैली है। और इसी क्षेत्र में क्या है, रॉकेट है, कृत्रिम उपग्रह हैं, उनको क्या किया जाते हैं, छोड़े जाते हैं। ठीक है, और अंततः यह क्षेत्र क्या हो जाता है, अंतरिक्ष में मिल जाता है। ठीक है, तो यह वायुमंडल की कितनी हो गई, 5 परतें हो गई। कौन कौन सी हो गई, क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, ठीक है, आयन मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया और बहिर्मंडल हो गया। तो 5 मंडल हो गए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जल, द वाटर। ठीक है, तो क्या है, जल के बारे में पढ़ेंगे और जैव मंडल में जल का वितरण कैसे होता है। ठीक है, और सजीवों के लिए जल क्यों आवश्यक है और जल चक्र क्या है। ठीक है, जल चक्र का मतलब क्या है कि जो पृथ्वी पर उपस्थित जल है, समुद्रों में है, महासागरों में है, ठीक है, इसका वाष्प के रूप में बनना और वापस पृथ्वी पर गिरना और पृथ्वी से बहकर वापस समुद्र में जाना क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में अब क्या करेंगे, अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है जल के अंदर जैव मंडल में जल का वितरण। ठीक है, जैव मंडल में जल का वितरण कैसे होता है और सजीवों से यह कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जैव मंडल में सजीवों की संरचना मुख्य रूप से किससे बनी हुई है, कार्बनिक पदार्थों से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, सजीवों की संरचना कार्बनिक पदार्थों से बनी हुई है। और इन कार्बनिक पदार्थों में 81% क्या है, हाइड्रोजन है। 81% क्या है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन है। क्या है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 81% है सजीवों के शरीर में। अब यह कैसे पहुंचता है, यह जल के कारण पहुंचता है। किसके कारण पहुंचता है, जल के कारण। जब सजीवों में जल पहुंचता है तो नमी के रूप में तो क्या पहुंचती है, हाइड्रोजन पहुंचती है। नमी के रूप में क्या पहुंचती है, हाइड्रोजन पहुंचती है। और प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है पौधों के अंदर तो ऑक्सीजन की भी किससे पहुंचती है, जल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण में काम में आने वाली ऑक्सीजन पहुंचती है। क्योंकि जड़ों के द्वारा जल क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, जिससे ऑक्सीजन आयन और हाइड्रोजन आयन प्रकाश संश्लेषण में काम में आते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। और जल के अणु बनता किससे कैसे है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के योग से। अपन ने क्या किया, 2 हाइड्रोजन ले लिए और क्या ले लिया, एक अणु ऑक्सीजन का ले लिया और अपन ने क्या बना दिया, जल का अणु बना दिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं, फिर से देखते हैं इसे, जैव मंडल में जल का वितरण क्या है। देखो, जैव मंडल में सजीवों की संरचना मुख्य रूप से किस पर डिपेंड करती है, कार्बनिक पदार्थों पर डिपेंड करती है। अर्थात कार्बनिक पदार्थों से सजीवों की संरचना बनी हुई है।
ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन 81% कुल भार के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, तो शरीर जो सजीव है उसके कुल भार का 81% क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। और जीव मंडल में हाइड्रोजन द्रव की नमी के रूप में, ठीक है, जैव मंडल में या जीव मंडल में जो हाइड्रोजन है कैसे पहुंचता है, द्रव की नमी के रूप में और जल के माध्यम से पहुंचती है। ठीक है, तथा जल प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाता है। कैसे करवाएगा प्रकाश संश्लेषण में, कुछ जड़ों के द्वारा जल क्या करेगा, अवशोषित होगा, और अवशोषित होगा तो हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन आयंस क्या करेंगे, पेड़ पौधे में जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाएंगे। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के मिश्रण से क्या बनता है, जल बनता है, जो रिएक्शन के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 2H2 + O2 बराबर 2H2O। ठीक है, देखो अब देखते हैं जल किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। देखो जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस के रूप में ध्रुवों पर पाया जाता है, यानी बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। ठोस अवस्था कौन सी है, बर्फ़ अवस्था है। ठीक है, और जो बर्फ़ अवस्था है, बर्फ़ के रूप में जल कहाँ पाया जाएगा, ध्रुवों पर पाया जाएगा। जबकि गैसों में किस प्रकार पाया जाएगा, जल वाष्प के रूप में पाया जाएगा। जल गैस के रूप में कैसे पाया जाएगा, जल वाष्प के रूप में पाया जाएगा। और द्रव अवस्था में जल जो है जैसी उसकी संरचना है वैसी ही अवस्था में पाया जाएगा, द्रव अवस्था में तरल रूप में पाया जाएगा। तो ठीक है, वायुमंडल में जल है वो अपनी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था में ध्रुवों पर, और गैस अवस्था में जल वाष्प के रूप में, और द्रव अवस्था यानी तरल के रूप में जल पाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जल के गुणों की। ठीक है, जल के गुण क्या हैं, निम्न है। पहला आता है विशिष्ट ताप। विशिष्ट ताप अर्थात कोई भी एक ठंडा जल है, उस 1 ग्राम मात्रा जल की ले ली, अब उसको क्या किया, उसके तापमान में अपन ने क्या की, वृद्धि की। क्या की, उसके तापमान में वृद्धि की। तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने में जितनी हमें तापमान की आवश्यकता है, तापमान की क्या है, आवश्यकता है, उसे हम क्या कहेंगे, विशिष्ट ताप कहेंगे। ठीक है, ताप की वह मात्रा जो 1 ग्राम जल का तापमान 0 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस तक कर दे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विशिष्ट ताप कहेंगे। और इसी विशिष्ट ताप के कारण समुद्र और झीलों का जल का तापमान क्या होता है, स्थिर रहता है, अर्थात उनका तापमान हमेशा एक सा रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे गुण की। दूसरा गुण आता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो संगलन की गुप्त ऊष्मा और एक होता है वाष्पोत्सर्जन की गुप्त ऊष्मा। तो संगलन की जो गुप्त ऊष्मा है, गुप्त ताप है, वह क्या है, ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पदार्थ को ठोस से द्रव अवस्था में, ठीक है, संगलन यानी गलन, यानी किसी चीज़ को क्या करता है, गलाता है। तो ठोस से क्या करेगा, उसको द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक हो, संगलन की गुप्त ताप कहलाती है। ठीक है, और जल की संगलन की गुप्त ताप क्या है, 80 कैलोरी है। अर्थात जो बर्फ़ है उसको हम द्रव अवस्था में लाएंगे तो कम से कम 80 कैलोरी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और वाष्पोत्सर्जन द्रव अवस्था से गैस अवस्था में, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में किसी 1 ग्राम पदार्थ को चेंज करने का जो है तापमान, वो क्या है, वाष्पोत्सर्जन की गुप्त ताप है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्या है, गुप्त ताप। ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पदार्थ को उबलने के बिंदु पर द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है, क्या कहलाएगी, वाष्पोत्सर्जन की गुप्त ताप कहलाएगी। और वाष्पोत्सर्जन का गुप्त ताप कितना होता है, 536 कैलोरी होता है। कितना होता है, 536 कैलोरी होता है। अगले गुण की बात करें, घनत्व की बात करें, तो जल का सबसे अधिक घनत्व कब कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके ऊपर व नीचे जाने पर क्या हो जाता है, इसका घनत्व कम हो जाता है। और इसी घनत्व के कारण क्या है, जल की सतह
सिर्फ जल की सतह ही गर्म या ठंडी होती है, ठीक है। अगर जल जम जाता है, झीलों में जल जमता है, तो उसका जो नीचे वाला जल है, तली वाला जल है, वो कभी जमता नहीं है। क्यों? इसी घनत्व के कारण तली का जो जल है वो क्या होता है, जमता नहीं है, और इसी कारण जो जलीय जीव है वो क्या होते हैं, तली में जीवित रहते हैं, ठीक है। तो ये घनत्व का भी हो गया। अब बात करते हैं विलेयता। जल क्या है, एक अच्छा विलायक है जिसमें अनेक पदार्थ क्या हो सकते हैं, विलय होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आयनीकरण की। अब आयनीकरण कब होगा, जब जल के अंदर विद्युत प्रवाह होगा। जब विद्युत प्रवाह होगा तो जल के अंदर क्या बनेंगे, आयन बनेंगे, और आयन कौन कौन से बनेंगे, धनावेश और ऋणावेश। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आयनीकरण कहते हैं। अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव की। पृष्ठ तनाव जल का क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जो कम जल क्षेत्रफल के कारण क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण जल क्या होता है, कम क्षेत्रफल घेरता है। क्या करता है, जो जल है वो कम क्षेत्रफल घेरता है, तथा जल के कारण अधिशोषण एवं केशिकात्व की क्रियाएं होती हैं। अधिशोषण यानी एब्जॉर्व करना, और केशिकात्व यानी कैपिलरी। और केशिकात्व होता क्या है कि अपन ने कोई रेसे हैं, पानी की सतह पर अपने टच करा दिया, धीरे धीरे वो रेसे के द्वारा जल अवशोषण होगा और धीरे धीरे क्या ऊपरी सतह पर पहुंच जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कैपिलरी या केशिकात्व कहते हैं, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव के कारण कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, अधिशोषण की क्रिया हो रही है और केशिकात्व की क्रिया हो रही है। अब है उत्प्लावकता, और उत्प्लावकता के गुण के कारण ही जितने भी जीव हैं वो जल की सतह पर क्या करते हैं, तैरते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और इसके 2-4 गुण और है, तरंगे हवा हैं, ठीक है, जिनके कारण क्या है, बाढ़ आने के कारण बनते हैं, ठीक है। और भी 2-3 पॉइंट हैं, और पृथ्वी पर कितने प्रतिशत मात्रा में जल पाया जाता है, ये इसके बारे में अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। किसी को समस्या हो तो वो अपने क्वेरी में डाल सकता है।